ऑन है। देखो, लास्ट टाइम हमने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया था और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे मैट्रिक्स के मेथड से हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये अगली शीट है आपकी, ये हैंड रिटन शीट नंबर 21, ये शायद लास्ट टाइम मिली थी आपको। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये आने वाले टाइम में जो ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, ये डाउट्स हैं आपके, जो आप डाउट्स पूछेंगे तो मैंने पहले लिख दिए ताकि आप डाउट थोड़े कम पूछें। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे, इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 21 का प्रिंट आउट लें। और क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक पार्टिकल रेस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 i कैप। सुनने में क्या लगता है, 5 i कैप का मतलब अलोंग x एक्सिस। तो पार्टिकल ना ओरिजिन से चला, x के अलोंग चलना उसने शुरू कर दिया। मुझे अगर मैं अगला क्वेश्चन का पार्ट ना पढ़ूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो x के अलोंग ही चलता जाएगा, पर जब मैंने अगला पार्ट पढ़ा, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, वो x के अलोंग नहीं मूव करता, वो चला तो x के अलोंग था पर वो एक्स वाई प्लेन में उसने मूव करना शुरू कर दिया अंडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये पार्टिकल सीधा x के अलोंग जा रहा था, किसी ने वर्टिकल फोर्स लगानी शुरू कर दी इसके ऊपर, ताकि ये ऐसे जा रहा था, ऐसे फोर्स लगी वर्टिकल, इसकी डायरेक्शन कहां हो गई, ऊपर चेंज हो गई। अगर कोई फोर्स ना लगाता तो नो डाउट ये सीधा ही चला जाता, फोर्स लगाने की वजह से ये ऊपर चला गया। तो किसी ने फोर्स लगाई, इसका मतलब किसी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस की, 3 i कैप प्लस 2 j कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है, सब कुछ वेक्टर में गिवन है, u भी वेक्टर में गिवन है और a भी वेक्टर में गिवन है। अब हमें क्या आदत है, हमें तो u दे दो 10 मीटर पर सेकेंड, हमें a दे दो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लगाएं v u प्लस 80, हमारा आंसर आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि वो सही था कि आप सीधी इक्वेशन लगा दो और मैग्नीट्यूड में काम कर लो, वो इसलिए चल रहा था अभी तक काम क्योंकि आप सिर्फ मोशन इन 1D स्टडी कर रहे थे। 1D के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी x में है, एक्सेलरेशन भी x में है, वेलोसिटी भी x में, हर कुछ x में है, तो फिर i कैप j कैप स्टडी करने की जरूरत थी कहां। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2D स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन 2D का पहला क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन का, जिसमें x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, और इसलिए सब कुछ किसमें देना पड़ा उसे, क्वेश्चन वेक्टर में। इसलिए वो हर चीज वेक्टर में दे रहा है विद डायरेक्शन, u वेक्टर दे रहा है, a वेक्टर दे रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो वैल्यूज देने के बाद एट इंस्टेंट, कोई ऐसा टाइम आया जब ये बॉडी कहीं चलती जा रही है, कोई ऐसा इंस्टेंट आया जब x कोऑर्डिनेट उसका कितना हो गया, 84। कोई ऐसा इंस्टेंट आया जब उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 84। x कोऑर्डिनेट कोई कोऑर्डिनेट होगा इसका 84, तो बताओ उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, पहला क्वेश्चन। और साथ में ये भी बताओ उसका उस टाइम y कोऑर्डिनेट कितना था, कब, जब x कितना है, 84। तो मतलब रास्ते में कहीं पर भी वो यहां पर आ चुकी होगी, वो बॉडी यहां पर है, जब उसका x और y कोऑर्डिनेट पता नहीं कितना है, x तो 84 है, y मुझे पता नहीं, y मुझे निकालना है। तो x, y तो मैथ्स के टीचर बात करते हैं, हम फिजिक्स वाले क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ये उसकी पोजीशन वेक्टर हो चुकी होगी r वेक्टर, जब उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x और y कोऑर्डिनेट कितना है, y। क्लियर है यहां तक? और r वेक्टर अगर हम बात करें पोजीशन की, तो r वेक्टर को लिखा जा सकता है x i कैप, ये देखो लिखा हुआ है x i कैप प्लस y j कैप। ये हमने लिखना सीखा, r वेक्टर को x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें आदत है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर या y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन ही 1D में किया, या तो बॉडी x में मूव करती है या y में मूव करती है। इसमें तो दोनों में मूव कर रही है, x में भी मूव कर रही है और y में भी मूव कर रही है। तो इसमें x और y की इक्वेशन ही बनेगी, इसमें क्या बनेगी, r पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन बनेगी। आप सब कुछ वेक्टर में करोगे क्योंकि u भी वेक्टर में, a भी वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में। आप इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे, इसमें बोलोगे पोजीशन कवर हो गई कितनी, r वेक्टर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब r वेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली कौन आ रहा है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि 1D मोशन में तो x चलता है, 1D मोशन में y भी चलता है, पर 2D मोशन में क्या चलता है,
आर वेक्टर चलता है। आर वेक्टर का मतलब उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आर वेक्टर आपने लिख लिया। तो आज के बाद जब 2D मोशन होगा तो ना एक्स चलेगा ना वाई चलेगा, फिर क्या चलेगा? आर वेक्टर ही चलेगा। तो पहली इक्वेशन सबको क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में हम अगर चेंज करेंगे तो आर वेक्टर में काम होगा पोजीशन वेक्टर में, तो उसकी पोजीशन वेक्टर इतनी हो जाती है। अब यू वेक्टर कितना है? 5i कैप गिवन है। ए वेक्टर कितना गिवन है? 3i कैप प्लस 2j कैप गिवन है। तो एक काम करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू वेक्टर की जगह 5i कैप और ए वेक्टर की जगह कितना? 3i कैप प्लस 2j कैप। तो ये क्या आ गया मेरे पास? आर वेक्टर आ गया। कोई डाउट इसमें? तो यहां से आर वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर यू वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया और ये आर वेक्टर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो 5ti कैप 3/2t स्क्वायर i कैप 2/2t स्क्वायर j कैप। तो ये क्या आ गया आपके पास? आर वेक्टर आ गया। कोई डाउट इसमें? ओपन कर लिया इसे, i वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, i कैप कॉमन है तो 5t प्लस 3/2t स्क्वायर और ये क्या कर लिया? t स्क्वायर। आर वेक्टर आ गया। आर वेक्टर को i और j की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया हमने। अब एक काम करते हैं, आर वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वेक्टर को पुट करो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पुट कर लिया यहां पर। अगर ये इक्वेशन बराबर है, लेफ्ट और राइट टर्म बराबर है, तो यहां पे जो i का कोफिशिएंट है और यहां पे जो i का कोफिशिएंट है वो एकदम सेम होगा और j का कोफिशिएंट सेम होगा। कंपेयर कर लो। कंपेयर करके x क्या आएगा? 5t प्लस 3t स्क्वायर। कंपेयर करके y क्या आएगा? t स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन अब 2D में चल पड़ा। अब देखो अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, x निकल आया और y निकल आया। तो हमें गिवन क्या था? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमने ऑटोमेटिकली उसमें से x कोऑर्डिनेट अलग निकाल लिया, y कोऑर्डिनेट अलग निकाल लिया। यहां तक ये रूल क्लियर है? x और y अलग अलग कैसे छांट लेने हैं इसमें से। तो अगर सब कुछ आज के बाद वेक्टर फॉर्म में गिवन है, u वेक्टर a वेक्टर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को r वेक्टर पुट करना है और r वेक्टर को क्या मान लेना है? x i कैप और y j कैप। ऑटोमेटिकली कंपैरिजन के साथ x और y कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ओके, आर वेक्टर पुट कर लिया, ओपन किया तो i एक तरफ j एक तरफ। i देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हो? ये टर्म इसके इक्वल है, मतलब इसका i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ, j का जो कोफिशिएंट है y वो t स्क्वायर के इक्वल। तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? x और y निकल गया। अब उसने क्या कहा मुझे कि x की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर कितनी है? 84। चेक करें वो टाइम की वैल्यू कितनी है जब x 84 है। तो x जब 84 है, क्वाड्रेटिक बनाओ, 2 एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक बने। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड आएगी। तो जब x 84 है उस टाइम कितना आएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके? 6 सेकेंड, राइट। तो अभी यानी कि कितने टाइम तक ये बॉडी चल चुकी है? 6 सेकेंड पे है जब x की वैल्यू 84 है। क्वेश्चन है तो बताओ उस टाइम y कितना है? y का फॉर्मूला क्या है? t स्क्वायर। तो जब x 84 है तो टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो 6 को यहां पुट करें तो y कितना आएगा? 36 मीटर। तो पता लग गया कि जब x 84 है तो उस टाइम y का कोऑर्डिनेट कितना है? 36 मीटर। कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 2D का, एकदम एक नया क्वेश्चन और एकदम कैसे सॉल्व करना है एक नई टेक्निक है। शुरू में अजीब लगेगा लेकिन बाद में जब 2D स्टार्ट होगा तो ये यूज टू हो जाओगे, क्योंकि 2D मोशन जब चैप्टर आएगा वो वेक्टर ही आपकी हेल्प करेगा 2D में जाने के लिए। तो इन क्वेश्चन से हम फिर से स्टार्ट करेंगे 2D। ये जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अभी की कैसे 2D में जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बाद में फिर इसके 20-25 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप यूज टू हो जाओगे, आपको अपने आप चीजें दिखने भी स्टार्ट हो जाती है। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आप नहीं सोच पाएंगे, अभी सिर्फ देखो कि कैसे कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये रहा, कंपेयर नहीं किया वाई टी स्क्वायर, ये रहा x आ गया y आ गया, तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो इस क्वेश्चन में v वेक्टर निकालना था। अब v वेक्टर क्या है? v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ r वेक्टर। अब कई लोग सोचते हैं ये क्या चक्कर है, डी आर बाई डी टी। हमें सिखाया गया था dx बाई डी टी वेलोसिटी होती है, हमें सिखाया गया dy बाई डी टी वेलोसिटी होती है। अब पता नहीं क्या हुआ है, क्लास हुई, बोलते dr बाई डी टी भी वेलोसिटी होती है। पहले फैसला कर लो, dx बाई डी टी होती है, dy बाई डी टी होती है या dr बाई डी टी होती है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको एक बार देखो। हमने कैलकुलस में क्या किया,
मैंने कहा था v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, आपने कहा ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट लेता ही कहा था अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने को कहा जाए ना, तो मैं ये लिखूंगा, पीछे क्या लगाऊंगा आई कैप, और ये क्या लगाऊंगा वी एक्स। तो यानी कि दिस इज वेलोसिटी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम कैलकुलस में क्योंकि वेक्टर नहीं सिखाते, हम ये मानते हैं कि बॉडी एक्स के अलोंग ही मूव करती जा रही है, तो क्या वेक्टर लगाना, ना आई कैप ना वेक्टर, सीधे बोल देते हैं वी का मैग्नीट्यूड डी एक्स बाई डी टी है, काम खत्म। लेकिन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है वेक्टर, अब मुझे वेक्टर आ गया है, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैं वेलोसिटी निकालता हूं वो एक्स के अलोंग निकालता हूं, तो यहां पर सिंबल क्या चलता है एक्स। और अगर मुझे y के अलोंग वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, डी एक्स बाई डी टी की जगह डी वाई बाई डी टी, और डायरेक्शन कहां आएगी इसकी y के अलोंग क्या लिखेंगे j कैप। अब यहां पर v वेक्टर नहीं होगा, v y वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम चेंज कर रहे हैं ना, अब हम बिल्कुल स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि ऊपर वाली वेलोसिटी x के अलोंग है, नीचे वाली वेलोसिटी y के अलोंग है। अब बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है वेक्टर में। कैलकुलस में नहीं करते थे, कैलकुलस में आई जे कुछ नहीं, बस सीधा डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी। हमको तो डायरेक्शन की बात करते थे, हमको तो वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के बता दो बस। पर क्योंकि अब हमें डायरेक्शन पता लग गई, तो हम बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि ये मेरी एक्स की वेलोसिटी है, ये मेरी वाई की वेलोसिटी है। अब इमेजिन करो एक बॉडी के पास दोनों वेलोसिटीज हैं एक्स एंड वाई, तो इमेजिन करो ये वी एक्स है और इमेजिन करो ये वी वाई। एक्स और वाई हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो वी एक्स वेक्टर और वी वाई वेक्टर 90 डिग्री पे ही होगा ऑब्वियसली, कोई डाउट इसमें। अगर मैं कहूं इस बॉडी की नेट वेलोसिटी निकालो, नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी है कितनी वी वेक्टर, और वेक्टर सम क्या बोलता है वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, कोई डाउट इसमें। तो नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वी एक्स वेक्टर एंड वी वाई वेक्टर। यानी कि अगर एक बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हैं और ये मुझे उनके पता है क्या गिवन है, ये मुझे उनके कंपोनेंट्स गिवन है, ये वी एक्स वेक्टर और ये वी वाई वेक्टर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी वेक्टर सम से, तो v वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, कोई डाउट इसमें। ये समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि अब 2D मोशन में कैसे जाएंगे समझ में आ रहा है। हम एक्स एक्सिस का मोशन अलग कैलकुलेट करेंगे, वाई का अलग कैलकुलेट करेंगे, एक आई कैप में होगा एक जे कैप में होगा, और इन्हें हम सिंपली वेक्टर सम ले लेंगे, तो अपने आप एक क्वेश्चन 2D का तैयार हो गया। 2D में क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी इसमें वेलोसिटी निकालेंगे और वाई में भी, तो नेट वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में आएगी, कोई डाउट इसमें। ये स्टेप भी क्लियर है, ठीक है यहां तक। अच्छा ये बताओ वी एक्स वेक्टर है क्या, अगर मैं यहां से देख के बताऊं तो जो वी एक्स वेक्टर है, मैं क्योंकि वी वेक्टर प्रूव कर चुका हूं किसके इक्वल है वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, या इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि वी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं वी एक्स एंड वी वाई, एक ही बात है। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स वेक्टर को मैंने क्या लिखा था डी एक्स बाई डी टी आई कैप, और इसको क्या लिखा था डी वाई बाई डी टी जे कैप। यहां से v वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, यहां पर क्या आएगा कॉमन निकल गया d बाई डी टी, तो क्या आएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरी स्लाइड पे देखो तो मैंने आपको ना यहां लिख के दिखाया था कि x आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या होता है, r वेक्टर होता है, लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं इस पूरे की जगह रिप्लेस कर देते हैं, बोलो क्या d बाई डी टी ऑफ कौन सा वेक्टर, तो हो गया प्रूफ। तो यानी कि आज के बाद आपको मानना पड़ेगा कि 2D मोशन में v वेक्टर किसके इक्वल होता है डी आर वेक्टर बाय डी टी, ये रहा बाय डी, नहीं डी टी वेक्टर नहीं होता, टाइम स्केलर होता है बस r वेक्टर, डी डिफरेंशिएशन ऑफ r वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर। पूरी कहानी कैसे लिंक है समझ में आ रहा है, कैसे विजुलाइज करना है। आपको इतना नहीं कोई पूछेगा, पर हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको विजुलाइज ऐसे करना चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर दिखेगा कि ये आर वेक्टर क्यों आया। देखो करने को तो मैं से बोल सकता था 2D में आर वेक्टर लगा लिया करो, अब वो ठीक है लगा लेंगे, का बसर ने कहा ठीक है लग गया तो लग गया, डी वी वेक्टर इक्वल डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। मैं कहूँगा एक्स में ये लगा लिया करो, वाई में ये लगा लो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि आपको वेक्टर इतने अच्छे से आता ही नहीं कि आप क्वेश्चन इतने पूछ सको। बट मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको पूरा क्लियर समझाऊं कि देखो कैसे चीजें चलती आ रही हैं, कि कल को अगर वो क्वेश्चन को ब्रेक करके कोई नया कॉन्सेप्ट भी पूछेगा तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि वो क्या बोलने की कोशिश करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो आज के बाद अब मैं शॉर्टकट बोल सकता हूं, अगर 2D मोशन आएगा एक्स एंड वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी आर वेक्टर बाय डी टी चलेगा। अगर एक्स एक्सिस में चलना है तो डी एक्स बाई डी टी, वाई में चलना है डी वाई बाई डी टी, और अगर 2D में चलना है तो डी
आर बाई टी टी। वैसे तो टाइम के साथ अपने आप आपको नॉर्मल लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना। मेरा क्वेश्चन तो यही था, वी वेक्टर निकालना। और अब मुझे ये समझ में आता है, मैं अब बेटर समझ में आता है कि अगर ये 2D का क्वेश्चन है तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? आर वेक्टर किसके इक्वल है? आर वेक्टर तो ये रहा, टाइम की फॉर्म में अगर आर पूछूं तो ये रहा आर वेक्टर, आई कैप भी है, जे कैप भी है, टाइम की फॉर्म है। तो इस पूरे आर वेक्टर को उठा के यहां पुट कर दो। तो आर वेक्टर की जगह क्या पुट किया, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो ये क्या आ गया, वी वेक्टर आ गया। कोई डाउट इसमें? वेलोसिटी वेक्टर क्लियर है यहां तक? ठीक। अब वेलोसिटी वेक्टर आ गया टाइम की फॉर्म में, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, 5 इज अ कांस्टेंट, तो क्या बचेगा, dt बाई dt। 3/2 इज अ कांस्टेंट, तो क्या आएगा, d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर आई कैप। फिर d बाई dt ऑफ क्या आएगा, टी स्क्वायर जे कैप। तो d बाई dt को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। और dt बाई dt क्या होता है, 1। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2t। टी स्क्वायर की 2t, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, 5 प्लस 3t, यहां पर 2t। तो ये क्या आ गया, v वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकला, आर वेक्टर से, समझ में आ रहा है? तो पहले क्या निकला, पहले हमने इस इक्वेशन से आर वेक्टर निकाला, आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करके हमने वी वेक्टर निकाला। वही कैलकुलस वाला सेम है। ठीक है यहां तक? अब मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 84। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 है तो वेलोसिटी बताओ कितनी है। जब x कोऑर्डिनेट 84 है तो उस टाइम की वैल्यू बोलो कितनी है, 6। जब x 84 है तो टाइम 6 है, तो क्यों ना ऐसा करें, टाइम को यहां पर 6 पुट कर दें, अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी। जब x कितना है, 84, टाइम को 6 सेकंड पुट किया, वेलोसिटी वेक्टर में आ गया, आंसर आ गया। अगर वो मैग्नीट्यूड पूछेगा वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आंसर आएगा आपके पास। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसने बनाया, पूरा 2D उसने टच करते हुए, हर चीज को क्लियर करते हुए लेके आया। अब कई लोग पूछते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे करना है वैसे करना है, वही सेम स्टोरी, पता लग गया। अब अगली बार अगर ये क्वेश्चन दिख गया ना, तो बस सीधा ही पता होगा कि इसका तोड़ क्या निकलेगा। बिना नए क्वेश्चन में नहीं पता लगेगा, ये तो बात पक्की है। ऐसे 5-7 करने पड़ेंगे तब पता लगना शुरू होगा। राइट? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है।
digest. 消化科. And 最好 is, we've seen this word before. 最好 means best. Best. Or most suitable? Most suitable. But you can also translate it as you can also understand it as you'd better do this or I will kick your ass. So I will in Chinese. Hopefully you go to a really nice hospital where they don't put that second meeting. Of course, but I'm just saying this word. So if you've been maybe eating too many sweets and you've got a sore stomach for that, maybe you can use that meeting as a way of chastising. So, 最好, as in English, you'd better. You can be you'd better in a very nice and polite sentence, and you can use you'd better in a little bit threatening kind of sentence. You'd better. 最好. So, besides making fun of the word 最好, No, I just love that something that means like literally the best or literally the happiest can also be slightly threatening in Chinese. in English as well, you'd better. No, but you'd better. But tongue as in Painful and quick. It's literally painful. something that's very happy. Well, we use 痛快 to describe the kind of happy that is very strong. That is, you gain after. It's like you're hit in the face with happiness. It's like, let's say you've run for 10. We use 痛快 to describe it. I've never run in my life, so I'll just take your word for it. So, shall we try the 请问您需要挂哪个科室？我也不太清楚，那您哪里不舒服？我胃疼。那您最好挂消化科吧。You are listening to Takeaway Chinese with myself, Niu Honglin, and Carl. We would love to hear from you. Send us your thoughts by email to learnchinese@cri.com.cn. Coming up next, let's talk about all the different Don't go away, Sophie. We'll take some Chinese away. Welcome back to Takeaway Chinese. I'm Wally.
ओके, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, टोटल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, वो कह रहे हैं दो फोर्सेस हैं किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और सम ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 16 है, ठीक। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 8√3। अब ये दो चीजें अलग है। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का मतलब कि एक फोर्स ए है, एक फोर्स बी है। मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए एंड बी, उन दोनों का सम, उन दोनों का एडिशन कितना गिवन है? 16 डन। फिर वो कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट 8√3। रिजल्टेंट क्या होता है? √(a², b² 2ab cos थीटा, ये 8√3 गिवन है। तो रिजल्टेंट अलग चीज है और सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब सम ऑफ वैल्यूज अलग चीज है। दोनों में फर्क समझ में आया? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है। अब तीसरी चीज वो ये कह रहा है, इफ रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एंगल स्मॉलर फोर्स के साथ 90 डिग्री है। छोटी वाली मान लेते हैं फोर्स ए है, ए के साथ इसका एंगल कितना है? 90 है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरे को कैसे पता लगा कि ए इधर और बी इधर जाएगा? ये लो, आपको समझ में आ गया कैसे पता लगा? देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं इनको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाऊंगा और पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, रिजल्टेंट डायगोनल होगा। अब डायगोनल तो यार ए और बी के बीच में से जाएगा ना, कि डायगोनल ऐसे जाता है, ए और बी है, डायगोनल ये जा रहा है, डायगोनल पैरेललोग्राम से बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और अगर मैं इनका पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो डायगोनल तो यार यहीं से जाएगा, इनके बीच में से, कहीं इन दोनों के बीच में से, कि यहां से निकल पड़ेगा? नहीं। तो उसी तरीके से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है और रिजल्टेंट क्वेश्चन में गिवन है इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, पक्की बात है बी वेक्टर यहां नहीं हो सकता। नहीं तो होगा क्या? ए वेक्टर ये घूम रहा है, बी ये घूम रहा है और डायगोनल ये घूम रहा है, रिजल्टेंट ऐसा हो नहीं सकता। तो आर वेक्टर को ए और बी के कहीं बीच में होना पड़ेगा। तो इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल गारंटेड 90 से बड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऐसे होंगे 90 से बड़ा एंगल, तभी इनका रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये मेरी विजुअलाइजेशन है कि मैं कैसे इसको सोचता हूं कि अगर ये ए है, ये बी है, तो ये रिजल्टेंट है। कोई डाउट इसमें? ठीक। अब ये बताओ कि ये बीटा एंगल, रिजल्टेंट का एंगल बीटा होता है और रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल बनाया 90, किसके साथ नहीं बनाया? बी के साथ। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, टैन बीटा का फॉर्मूला कैसे याद करना है? टैन बीटा को लिखना है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया वो बी, तो बी से स्टार्ट करना है। बी साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद है वो शॉर्टकट किया था टैन बीटा का? तो टैन बीटा में ए से, ये इससे स्टार्ट करें या इससे स्टार्ट करें, मैंने बताया था कि जिसके साथ एंगल नहीं बनता, किसके साथ नहीं बनता? बी, तो बी के साथ स्टार्ट करेंगे। और बीटा कितना गिवन है इसमें? 90। अगर बीटा 90 है, tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, नहीं जीरो नहीं, इन्फिनिटी होता है। tan 90 डिफाइंड नहीं होता। और ऐसा मैथ्स में कब होता है? जब डिनोमिनेटर क्या होगा? जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तभी 90 आ रहा है, तभी इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक? ठीक, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। b कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। b कॉस थीटा क्या आएगा? यहां से माइनस है, a इधर चला गया, माइनस है, तो इस b कॉस थीटा को यहां पुट कर देते हैं। तो जब मैंने b कॉस थीटा को यहां पे पुट किया, कितना पुट किया b कॉस थीटा की जगह? माइनस है, तो a² b² माइनस 2a², a² माइनस 2a² क्या देगा हमें? माइनस a²। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा बोलो? b² माइनस a²। अंडर रूट जब इधर जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 क्या आएगा? 192। स्क्वायरिंग कर दिया इसे, तो अंडर रूट इधर जाएगा 192 आएगा और यहां पर क्या बचेगा? b² माइनस a²। ये स्टेप क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? फिर से माइनस 2a² और a² क्या आएगा? माइनस a²। अंडर रूट ऑफ b² माइनस a² इज 8√3। स्क्वायरिंग कर लोगे, ये स्टेप आ गया। ठीक है, फिजिक्स नहीं चल रही प्लीज, मैथ्स है, अलजेब्रा चल रहा है।
तो ये टर्म क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी, लेकिन बी प्लस ए हमें ऊपर क्वेश्चन में कितना गिवन है 16, उठा के 16 पुट कर दो, 192 से 16 गया तो किसकी वैल्यू आ गई, बी माइनस ए। कोई डाउट इसमें? अब पहली क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, बी प्लस ए, सबसे ऊपर देखो b प्लस ए 16 गिवन है 16, और नीचे हमने क्या निकाल दिया, b माइनस ए। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके b एंड a कैन बी कैलकुलेटेड। बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको ये एप्लीकेशन बता रहा है कि इसको tan बीटा को कैसे यूज करना है। क्लियर है? तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन आने वाले टाइम में, पर मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता क्या है, पक्का ही है यार, सॉल्व करने मुश्किल है आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताने जरूरी है कि कैसे करने हैं। मे भी जब असाइनमेंट में आएंगे, सेकंड टाइम आएंगे, तो आपको थोड़ा इजी फील होगा, आपको लगेगा कि मैंने किया हुआ, आप रेफर करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो और बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा, पर वन टाइम को आपको दिखाने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। क्वेश्चन है, अगर रिजल्टेंट, अब किसका रिजल्टेंट निकालना है, a प्लस बी, ए और बी के ऊपर वेक्टर नहीं बना हुआ, याद रखना, रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी का रिजल्टेंट इसके इक्वल है, तो एंगल बिटवीन दो फोर्सेस बताओ क्या है। नॉर्मली मेरे को गिवन होता है दो फोर्सेस a और b हैं, दो फोर्सेस ही गिवन होती है a एंड b। इस बार कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया, दो फोर्सेस a एंड b नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी है, और उनका रिजल्टेंट वो है। तो एक काम करते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं, a प्लस बी, क्योंकि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू मान लो p है, इन दोनों को एक टर्म मान लेते हैं q है, और इनका रिजल्टेंट क्या मान लेते हैं, r है। तो r क्या बनेगा, r इज रिजल्टेंट ऑफ p एंड q, तो r इज अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन p एंड q, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी की बात है। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, एक को p मान लिया, एक को q मान लिया, और एक को r मान लिया, राइट। अब एक काम करते हैं, r की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है, p की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है, q की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है, ये वैल्यू आ गई। स्क्वायरिंग करते हैं, ये कट गया स्क्वायरिंग से, ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ गई। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे ओपन करो, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है। a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और प्लस 2ab और माइनस 2ab में ये टर्म भी आपस में क्या हो गई, कैंसिल। ये स्टेप क्लियर है। क्या बचा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप भी क्लियर है। तो लेफ्ट की तरफ ले गए, और यहां पर क्या बचा, 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। इक्वेशन क्लियर है। ठीक अलजेब्रा है इक्वेशन, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉस थीटा। आप एक काम करें, कॉस थीटा को एक तरफ, और ये वाली टर्म को इसको नीचे ले जाओ, तो ये टर्म आ गई कॉस थीटा, ये टर्म आ गई, तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ये टर्म। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मेथड समझ में आया कि स्टार्टिंग कहां से होगी। देखो बाकी तो अलजेब्रा और मैथ्स है, वो तो आपने अपने स्टेप से आप कितनी जल्दी करते हो और कैसे समझते हो, बट मेन रूल जो फिजिक्स का है वो मेरे को लगता है सिर्फ वो 3 स्टेप्स हैं। पहले किसको आपने p मानना, किसको आपने q मानना, और किसको आपने r मानना। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब जैसे ये हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि अगर आपके पास b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है और डॉट a वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हो और जो नया वेक्टर आता है, वो नया वेक्टर b वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और a के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाता है। वेक्टर का यही काम है, क्रॉस का यही काम है। तो ये जो वेक्टर आएगा वो a वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। हमने लास्ट टाइम किया था, ये जो वेक्टर आएगा वो 90 डिग्री पे होगा। किसके 90 डिग्री पे होगा, a वेक्टर b वेक्टर दोनों के साथ। तो जो आंसर आएगा वो a के साथ अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर इज 0। ठीक है यहां तक। उसी तरीके से क्वेश्चन है कि a वेक्टर b वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, एंड a वेक्टर b वेक्टर में एंगल कितना है, 120। रिजल्टेंट c वेक्टर है, यानी कि c वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, समझ में आता है।
बस फर्क ये है कि हम रिजल्टेंट आर वेक्टर लिखते हैं, उसने सी वेक्टर लिख दिया, तो सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड मुझे प्रूव करना है कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली वैल्यू, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से कम होगा। हम एक काम करते हैं, हम दोनों को सेपरेटली निकालते हैं। पहले हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, सी वेक्टर का मॉड वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 120, क्योंकि एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना गिवन है 120, तो क्या आएगा cos 120। cos 120 क्या होता है माइनस हाफ, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, ये टर्म आ गई। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर का मॉड क्लियर है। अब उसने कहा कि राइट साइड पे मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट हमने किया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो सब्ट्रैक्शन हो रही है और थीटा 120 है। cos 120 क्या होता है माइनस हाफ, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म आ गई। अब ये बताओ कि नीचे वाली टर्म बड़ी है कि ऊपर वाली, नीचे वाली। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो प्रूव हो गया कि ये वाली टर्म कम से कम इससे तो क्या आएगी, बड़ी आएगी। कोई डाउट इसमें? वैल्यूज कैसे निकलेंगी समझ में आ रहा है? जब वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलता है तो क्या निकालना है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बोलता है तो क्या निकालना है, समझ में आता है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं और ईच पी, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, पी एंड पी, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा इज, कह रहे रिजल्टेंट बताओ जब पी और पी में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pp cos थीटा, क्योंकि पी दोनों में सेम है, तो क्या बनेगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर कॉमन तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखा जाए तो बस ये मेरा आंसर आ गया रिजल्टेंट का, डन, बस ये आंसर है, छोड़ सकते हो, सब्जेक्टिव आएगा छोड़ सकते हो, पर ये क्वेश्चन मैंने आपके ऑब्जेक्टिव शीट से लिया है और उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है, तब आपको देखो यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये करने के लिए लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं, मैथ्स में एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आता है कॉस ऑफ 2 थीटा, अब तो कई बार आ गया, ये इंटीग्रेशन में आया, लास्ट टाइम आया, फिर आ गया, अब तो याद हो गया होगा मेडिकल वालों को भी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाता है, आधा हो जाता है, तो अगर ये कॉस थीटा होता, अगर ये एंगल ही थीटा होता, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बन जाता, थीटा बाय 2, हाफ एंगल हो गया ना, 2 थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा बाय 2। क्लियर है? तो मुझे पता है कि 1 इधर चला गया तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो काम करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 अंडर रूट से बाहर आया 2, पी स्क्वायर रूट से बाहर आया तो p और कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे ऑप्शन मार्क करोगे। पॉइंट समझ में आया? तो जब तक ये मैथ्स की थ्योरी नहीं आएगी साथ साथ, तो 1 प्लस कॉस थीटा पता होना चाहिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रिप्लेस करना है। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब बार बार देखोगे जब ये फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा, लोगों को याद ही हो जाता है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि मैथ्स की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अच्छा ठीक है सिमरन, ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, मैंने बताया आपको, देखते जाओ स्टेप्स को, लिखते जाओ रजिस्टर के अंदर, हमेशा मैंने बताया अपने आप प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लिखते हुए प्लीज जब आप लिखें ऐसे मत लिखें क्योंकि मैंने बोला तो लिख लो बस का, ऐसे मत लिखें, इससे अच्छा तो ना लिखें, फिर तो मेरे नोट्स ही ठीक है। आप जब लिखें तो प्लीज एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और फिर सोच के लिखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे आपको चीजें और क्लियर होगी, उसको बोलते हैं रिवीजन हो गई, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आएगा नहीं आएगा पेपर में मुझे नहीं पता, शायद नहीं आएगा कभी भी, बट ये सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर है
जब वो स्टार्ट होगा ना तो मैं यही शीट नंबर 21 खोलूंगा 21, और मैं पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा फिर सर्कुलर मोशन करवाऊंगा, याद रखना। और मैं लिंक बनाऊंगा इस लेक्चर के इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आप तो भूल जाओगे 2 महीने तक कि क्या हुआ था, ये क्वेश्चन भी था कि नहीं था, क्योंकि बहुत समुंदर है क्वेश्चन का, कहाँ से निकाल लोगे एक। बट फिर भी क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन का बेस यहां से बनेगा। मैं दिखाता हूं इस क्वेश्चन में क्या खास है। सबसे पहले खास बात यह है, उसने कहा कि एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ मूव करता है, ये ईस्ट है, और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता है। कोई डाउट इसमें? तो एक पार्टिकल मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव करता है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड बाद क्या होता है, उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया, और कहां कर लिया? टुवर्ड्स नॉर्थ कर लिया। तो एक स्टूडेंट बोला मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैंने कहा बना। कहता ये देखो, ये वेलोसिटी हो गई कितनी 5 मीटर पर सेकंड, कहां पर? टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया। हर बंदा ऐसे ही बनाएगा, मैं भी पहली बार ऐसे ही बनाऊंगा कि एक वेलोसिटी यहां फिर यहां, तो टर्न तो यहीं आया ना, यहां तो नहीं आया, जबकि मैंने अपने क्वेश्चन में यहां v2 बनाया, क्योंकि वेक्टर का रूल है, आप वेक्टर को उठा के जहां मर्जी प्लेस कर दो, यहां रखो या यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक पार्टिकल अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो v1 वेक्टर यहां ड्रॉ करो, फिर वो कहेगा नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी यहीं ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। बट अगर आप ऐसा करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। जो लोग मेरे तरीके से करेंगे इससे भी सेम आंसर आएगा, और जो ऐसे करेंगे उनसे भी आंसर सेम आएगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं फर्क पड़ता। पर असली बात यह है कि वेलोसिटी वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट है, और फिर उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, वैल्यू तो नहीं चेंज की, अभी भी उसकी गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो चेंज नहीं की। फिर भी मैंने उसको क्या लिखा, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। वो क्यों? जबकि मेरे को तो पता है v वेक्टर होना चाहिए था। क्या ये वेक्टर सेम माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। क्यों? वेक्टर सेम तब माने जाते हैं जब उनकी वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी। यहां फर्क किसमें आ गया? तो नाम चेंज करना पड़ेगा, v1 वेक्टर की जगह v1 वेक्टर नहीं आएगा, v2 वेक्टर नया वेक्टर मानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन। अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो वेक्टर पूरे का पूरा चेंज मानना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आ गया कि एक वेक्टर v1 वेक्टर, एक वेक्टर v2 वेक्टर है। कोई डाउट इसमें? 2 वेक्टर गिवन है। ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। आप कहोगे सर कैसे पता लगा कि ट्राइंगल की डायरेक्शन यही लेनी है, यहां क्यों नहीं लेनी? मैं बताता हूं, एक्सपीरियंस से पता लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में यही लेनी है। बताता हूं क्यों। अभी मेरे कहे पे ट्राइंगल कंप्लीट करो, और ये एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल का एरो यहीं ड्रॉ करो। आप कहोगे ऐसा क्यों? उसका रीजन अभी 2 मिनट में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि जब मैं यहां वेक्टर लूंगा, इसका नाम डेल्टा वी वेक्टर होगा। आप कहोगे डेल्टा वी वेक्टर क्यों? इसका नाम तो एक्स वेक्टर रखो, सी वेक्टर रखो, आर वेक्टर रखो। आपको कैसे पता लगा कि ये डेल्टा वी वेक्टर ही होगा? क्योंकि डेल्टा वी का खास मतलब है, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो मैंने कहा एक काम कर स्टूडेंट को, तो अपने नाम से वेक्टर रख ले, जो तेरा नाम है उसके ऊपर वेक्टर लगा लियो, जो मर्जी रख ले, कोई दिक्कत नहीं। नाम ही रखना है, सी रख ले, आर रख ले, जो तेरा नाम है रख ले। रख लिया। बस ये बता दे ये ट्राइंगल में क्लोजिंग साइड कौन दे रहा है? ये एक वेक्टर है, ये से कंटिन्यू कर रहा है, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है। तो कौन इसमें रिजल्टेंट की तरह काम करेगा? v2 वेक्टर रिजल्टेंट है। तो ट्राइंगल लॉ लगा, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर इज v1 वेक्टर प्लस नया वेक्टर डेल्टा v वेक्टर। तो डेल्टा v वेक्टर क्या आएगा? v2 वेक्टर माइनस, देखो प्रूव हो गया, इसका मतलब डेल्टा v वेक्टर है। इसका मतलब मैंने सही नाम रखा कि इट शुड बी डेल्टा v वेक्टर ओनली। पर क्योंकि मैंने क्वेश्चन 10 15 का 20 25 बार सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे मन से अपने आप आवाज आ जाती है, और कोई नाम पसंद नहीं आता। मैंने बहुत बार एक्स वेक्टर रखा, वो फीलिंग्स ही नहीं आती। तो डेल्टा वी वेक्टर मुझे पता है, तो मैं डेल्टा वी वेक्टर रखता हूं। अदरवाइज आप लोग नहीं सोच पाओगे डेल्टा वी वेक्टर, आप तो कुछ भी रखोगे। आप तो ये भी सोच नहीं पाओगे कि नए वेक्टर को ऐसे क्लोज करना है। आप तो हो सकता है उल्टा कर दो, फिर आपका आंसर नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। तो अब मेरे को क्लिक करता है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर
जो भी वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम एक्सेलरेशन यही होती है ना। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना, यही है। इसका मतलब मेरे को क्या ढूंढना था? डेल्टा वी वेक्टर। और डेल्टा वी वेक्टर मुझे मिलना तो ट्राइंगल से ही था, इसलिए मैंने नाम क्या रखा? डेल्टा वी वेक्टर। और एरो अगर मैं ऐसे बना दूंगा मेरा ट्राइंगल लॉस सही नहीं लगेगा। एरो ऐसे ही बनेगा ताकि v1 वेक्टर रिजल्टेंट हो, v1 वेक्टर रिजल्टेंट हो, v2 वेक्टर सॉरी रिजल्टेंट हो इन दोनों का, ताकि डेल्टा v आ जाए ऑटोमेटिकली v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। पर ये चीज तभी आएगी जब आपने एक बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। करके दिखा दूं? अच्छा चलो करके दिखा देता हूं। ये लो, उसने कहा कि चलो मेरे से गलती हो गई और हो सकता है कि मैं ऐसा कर दूं, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, हो सकता है उसने कहा कि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, क्या पता लगता है, मान लेते हैं ये x वेक्टर है, राइट। तब क्या होगा? इसमें क्लोजिंग साइड ढूंढो, ये साइड आगे जा रही है, ये कॉन्टिन्यू साइड है, ये इसकी क्लोजिंग साइड है। इस बार v1 वेक्टर क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा किसका? v2 वेक्टर एंड डेल्टा v वेक्टर का। ऐसे होगा, है ना, उल्टा हो गया। तो इस केस में बताओ डेल्टा वी वेक्टर क्या आएगा? डेल्टा वी वेक्टर आएगा v1 वेक्टर माइनस, बस यही फर्क होगा। बन गया तो बन गया। पर क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो मुझे क्या चाहिए होगा? v2 वेक्टर माइनस v1। तो एरो फिर उल्टा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे बना दिया और ट्राइंगल लॉ लगाया, फिर आप मेरे पास वापस आओगे, कहोगे सर ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर सही है, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलोगे वो क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा इट शुड बी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल, तो फिर आप एरो अपने आप चेंज करोगे। इतना कुछ करने की बजाय आपको अब इतनी देर में याद ही हो गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस उठा के डेल्टा वेक्टर ऊपर पुट कर देंगे, खत्म। इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। याद हो गया ना? बस ठीक है। बट पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो बस आगे से ये क्वेश्चन आएगा तो पूछोगे नहीं, अब पता ही है आपको कि डेल्टा वी वेक्टर बनेगा और उस तरह से बनेगा। मैं इसी की बात कर रहा था कि ये स्टेज चाहिए होती है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक समझ में आया कि इसका सोल्यूशन ये बनेगा। क्लियर है? तो इस केस में अब मुझे ये बताओ कि ये साइड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस से ये साइड क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 5√2। सीधा लिख देते हैं, छोड़ो वेक्टर वोक्टर कुछ नहीं, 5√2। क्लियर है? सीधे लगा दिया। रिजल्टेंट क्या लगाना? राइट एंगल ट्राइंगल है। डेल्टा वी वेक्टर आ गया। अब डेल्टा वी वेक्टर 0 तो नहीं आया, इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं आया। जबकि अगर सेम क्वेश्चन में आपको फर्स्ट डे जब +1 स्टार्ट हुई थी ये पूछता, एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, और एक उसी कार ने नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। बोलो एक्सेलरेशन, बोलो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? हो सकता है आप अपना आंसर फर्स्ट डे 0 बोलते, क्योंकि आपको वेक्टर तो आते नहीं थे 9-10 से, तो आपने तो यही देखना था कि एक गाड़ी अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही, हमने क्या लेना डायरेक्शन से। आपने कहना था स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी? 0। पर हमने एक नई चीज सीखी कि अगर कोई कार सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ले, डायरेक्शन चेंज कर ले, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ना चेंज करे, तो भी उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी आएगी, 0 नहीं आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं, फाइंड चेंज इन स्पीड, स्पीड में डायरेक्शन देखी नहीं जाती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आंसर क्या आएगा? 0। स्पीड में आंसर 0 है, पर वेलोसिटी में आंसर 0 नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर। पॉइंट समझ में आया यहां तक? क्लियर है? और अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय टाइम, ये हमने निकाल लिया, टाइम 10 सेकेंड है, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? और अगर डायरेक्शन शो करनी है, वो पूछेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बता दो, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? जहां डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। और डेल्टा वी की डायरेक्शन कहां है? अगर ये 5 है, ये 5 है, तो tan 5/5 क्या हो जाएगा? 1। तो एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री। कोई डाउट इसमें? 45 डिग्री आ गया। तो एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो ठीक है, तो यहां पर आप 45 डिग्री एंगल लिख दो, या ऐसा कर दो, इस वेक्टर को भी उठा के ओरिजिन पे रख दो, तो एंगल तो 45 ही रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो लिख सकते हो इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, वो तो एक ही बात है। आप मत लिखो नॉर्थ वेस्ट, आप 45 डिग्री एंगल दे दोगे तो भी डायरेक्शन सही मानी जाएगी। अब उसको छोड़ो, नॉर्थ वेस्ट को, एंगल 45 डिग्री लिखोगे तो भी सही है। बट क्या आपको ये पहला इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन तो मैं फिर कह रहा हूं, पूछे ना पूछे मेरे को कोई पता नहीं है, शायद ना भी पूछे,
बट असली बात यह है कि अगर कोई कार जा रही है विद सम वेलोसिटी और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जीरो नहीं आता, उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं आती, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगी ही होगी। क्लियर है? अब सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग यहां से क्यों होगी? क्योंकि अगर एक कार या कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में आती है, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक शेल के अंदर, सुना होगा बोहर मॉडल और सब कुछ न्यूक्लियस के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, इमेजिन कर लो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? अपनी डायरेक्शन। किन्हीं भी 2 पॉइंट में देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर कोई पार्टिकल घूमते हुए सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसमें फिर भी एक्सेलरेशन जनरेट होगी। देखो इस कार ने डायरेक्शन चेंज की, एक्सेलरेशन आया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और मालूम है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिजिक्स वाले सिखाएंगे, यहां से स्टार्ट होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कहानी, कि चीजें क्यों घूमती हैं और घूमती घूमती उनको फोर्स चाहिए होती है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो तभी आएगी जब उसमें क्या होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब जनरेट होगी? जब बॉडी अपनी सिर्फ डायरेक्शन को क्या करेगी? केमिस्ट्री की कहानी फिजिक्स वाले ऐसे जोड़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ी टाइम के बाद। पॉइंट समझ में आया यहां तक? बट क्योंकि केमिस्ट्री वाले नहीं जोड़ पाते, वो बस नाम लेते हैं कि बस सेंट्रीपिटल फोर्स है, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या सेंट्रीफ्यूगल है, बस। तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये कौन सी फोर्स है, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। ठीक है? यहां तक कोई पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ठीक बोलो। अच्छा 45, ये दो tan थीटा या tan बीटा 5/5 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, tan थीटा इज 5/5 1 होता है, tan थीटा 1 है तो थीटा 45, साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर और बेस सेम है ना 5 और 5, तो एंगल तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल ही लोगे 45 डिग्री। नीरज क्लियर है यहां तक? डाउट है नीरज? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। टाइम तो स्केलर है, वो कौन सा डायरेक्शन देता है? वो डेल्टा वी के साथ जाएगी, वो चेंज होता रहता है। मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। वाई एक्सिस में क्या निकाल पाएंगे? नॉर्थ है, एक्स एक्सिस इसमें ईस्ट है, वाई एक्सिस में नॉर्थ है। गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है तो नॉर्थ की तरफ चली गई। एक्सेलरेशन की नहीं, इसका मतलब ये है कि पहले गाड़ी ऐसे जा रही थी, अब गाड़ी ऐसे जा रही है। मैंने चेंज बताया सिर्फ कितनी है चेंज, मतलब उसको इस तरफ एक्सेलरेशन फील हो रही होगी कि जैसे उसको कोई खींच रहा है। यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा, ज़्यादा डीप में चले गए। सर्कुलर मोशन बता पाऊंगा एक्चुअल में होता क्या है, नहीं बता पाऊंगा। खुल जाएगा चैप्टर, फायदा क्या उस चीज़ का, गड़बड़ हो जाएगी। खुल गया तो खुल गया, फिर एक लेक्चर निकल जाएगा इसी में, इस क्वेश्चन को बताने में कि वो गाड़ी, ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ गई। पॉइंट है उस क्वेश्चन, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पा रहा गाड़ी ऐसे जा रही थी, अब गाड़ी नॉर्थ में चली गई, तो निकाला गया डेल्टा भी क्या शो कर रहा है, यही है ना कि गाड़ी ऐसे गई, नहीं गाड़ी तो ऐसे नहीं गई, गाड़ी तो नॉर्थ में गई। तो फिर ये क्या आ गया डेल्टा वी, ये मैं आपको उस सर्कुलर मोशन में बताऊंगा। वो गाड़ी ना एक्सेलरेशन फील कर रही होगी। जब आप भी इमेजिन करो, आप एकदम भागते भागते आए और एकदम क्या हुआ कि एक मोड़ आ गया। ध्यान से है, हम ये करेंगे फिजिक्स में ही, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, सब्जेक्ट ही बड़ा जबरदस्त है। अब भागते भागते आए, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, सुपरमैन आ रहा है, भागता भागता सुपरमैन आया, उसमें ब्रेक लगानी पड़ गई और वो इधर ऐसे मुड़ गया। ध्यान से देखना, जब मैं यहां पर आया और मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, पैरों में जोर लगेगा बड़े जबरदस्त तरीके से, क्योंकि एक्सेलरेशन फील हो रही है मुझे। चेंज इन वेलोसिटी में जोर फील करोगे टांग में, करके देख लेना। बहुत तेज, जब जितनी तेज डायरेक्शन चेंज करोगे
पैरों पे जोर पड़ेगा। वो चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन है, और जहां एक्सेलरेशन है वहां फोर्स है, फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी पैरों में। लंबी कहानी है। हाँ, तो आगे क्या कहानी है वो मैं नहीं समझा पाऊंगा ना। हाँ बस ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, एक्सेलरेशन यस 0 हो जाएगी। हाँ, उसके बाद वो सीधी नॉर्थ जाती जा रही है। हाँ, 0 एक्सेलरेशन है, राइट, खत्म। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली वो चेंज करती जाएगी, अगर डायरेक्शन चेंज ही करती जा रही है, फिर हर वक्त एक्सेलरेशन है। टायर गिर जाएंगे ऐसे गाड़ियों के? घिसते नहीं टायर, देखो गोल 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 घुमाओ, तेज 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 तेज। पिक्चर में देखते ही हो गोल गोल गोल, नहीं देखते? मूवीज कितनी है यार आजकल, सलमान की मूवी आई हुई है, कमाल की बात कर रहे हो यार, सारा दिन तो गाड़ियां उड़ती हैं मूवीज में आजकल। तो गोल 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 घूमती है, स्किड करती है, टायर घिसते हैं। ऐसा ही होता है, टायर घिसते हैं। क्यों घिसते हैं भाई? सीधी चल रही है, टायर घिस रहा, गोल में टायर घिस रहा है। एक्सेलरेशन, फोर्स, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। लंबी कहानी है। अब फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होएगी, क्योंकि जब लगेगी टायर्स पे तब समझ में आएगा कि ये हुआ क्या था। तभी मैंने कहा ये रेफरेंस वहीं जाके मिलेगा सर्कुलर मोशन में, अभी नहीं मिल सकता। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो 45 डिग्री छोड़ दो तो डायरेक्शन ठीक है, बस राइट 45 डिग्री, दैट्स इट, डन। नहीं बनती होगी ना, वैल्यू पे डिपेंड करती है। वो तो tan थीटा 5/5 है, अगर 6/5 आ गया 4/5 तो मैं क्या कहूंगा? ओके, पॉइंट क्लियर है। तो आगे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है, चीजें काफी लिंक्ड है, मैं यही रोक रहा हूं इसे। और एक क्वेश्चन और है, ये भी ना 4th चैप्टर में आएगा, 4th चैप्टर में आएगा। लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूं क्योंकि असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल दिया है मैंने, तो मुझे करना पड़ेगा इसे। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है, ये ना पुलिस लगी हुई है, 2 पुली, और कोई रस्सी खींच रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u, और ये मास ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, और एंगल कितना है? थीटा थीटा। तो आपको बताना है v और u का रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक? क्योंकि ब्लॉक अलग वेलोसिटी से जा रहा है, रस्सी किसी और वेलोसिटी से खींची जा रही है। तो एक चीज समझ लो कि सपोज करो आपके पास ना एक ये बॉक्स है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, और ये फोर्स है। आप किसी फोर्स से पूरे सिस्टम को खींच रहे हैं, रस्सी टाइट हो जाएगी कि बल पड़े होंगे? टाइट ही हो जाएगी, तभी चलेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो कैसे चलेंगे? सही बोल रहा हूं यार? रस्सी टाइट नहीं होगी तो ये ऑब्जेक्ट पे जोर कैसे पड़ेगा, ये चलेगी कैसे? ठीक है ना? तो टाइट होगी तो चलेंगे दोनों इकट्ठे, और जब टाइट हो जाएगी ना, तो जो इसकी वेलोसिटी है ब्लॉक की, वो स्ट्रिंग की वेलोसिटी, और इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी, और इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी पूरे स्ट्रिंग के अलोंग हमेशा सेम रहेगी। ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 20 के साथ मूव कर रहा है, ऐसा ना होगा। अगर रस्सी टाइट है फिर तो सारी रस्सी एक ही स्पीड से मूव करेगी, और अगर कम ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है मान लो, फिर रस्सी टाइट नहीं रहेगी, फिर ये वाला हिस्सा तेज भागेगा, ये स्लो भागेगा, तो इसमें बल पड़ जाएंगे, फिर आपका फोर्स का इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। तो क्योंकि जब आप इसे खींचेंगे, रस्सी टाइट है, स्ट्रिंग टाइट है, तो इस स्ट्रिंग के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। तो स्ट्रिंग के अलोंग ये वेलोसिटी गिवन है u, लेकिन आपको इसका वेक्टर कहां गिवन है? ऊपर। कोई बात नहीं, आप इसका कॉम्पोनेंट ले लो इसके ऊपर, तो इस वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इसके ऊपर क्या आएगा? v cos थीटा। तो अब जो भी ये वैल्यू आएगी v की, देखो ये नहीं कह सकते u v के इक्वल है, क्योंकि v वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, u की डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग है। और मैंने आपको रूल बताया 4th चैप्टर में आएगा कि स्ट्रिंग के अलोंग जितने भी वेलोसिटी वेक्टर हैं वो सेम वैल्यू रखते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो कंपोनेंट कितना है? v cos थीटा। तो v cos थीटा किसके इक्वल है? u। तो यहां से v और u का रिलेशन आएगा। बट क्वेश्चन ये, अगर आप अभी छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, कि 4th चैप्टर में हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करेंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। अभी मे बी इट्स टू अर्ली, पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन इसलिए लिख लाया हूं क्योंकि मैं शीट में ना ये क्वेश्चन डाल चुका हूं, अब मैं डिलीट नहीं कर सकता उसे। तो आप पूछोगे कैसे होगा, मैं अब मुझे बताना ही पड़ेगा ये कैसे होगा, इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज ये फोर्स के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। बट यहां तक क्लियर है। और एक ना शीट नंबर 18 थी, हैंड रिटन शीट नंबर 18,
इस 18 शीट में, जो कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की शीट थी, इसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए थे। हाँ हाँ, 2 क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए थे। एक तो ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, चेक करो। देव कुमार, पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का लंबी छुट्टी पे है अभी, हफ्ता 10 दिन में आएगी, लिखा देना। जितने भी स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप पे एडेड है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आता? करवा के जाना भी ऐड। और हो चुका आपका? करवा के जाना भी ऐड। देखो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आज हमने क्लास में किया, जिसका एंगल 90 डिग्री था रिजल्टेंट का। वो tan 90 इन्फिनिटी होता है, डिनोमिनेटर 0, बस वैल्यूज चेंज है, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस हो चुका। वैल्यूज क्योंकि चेंज की हैं, अब ये आप खुद एक बार सॉल्व कर लेना, राइट? हो जाएगा। याद आ गया कौन सा क्वेश्चन है ना, tan 90 वाला? ठीक, ये क्वेश्चन है, आपकी शीट का क्वेश्चन था, 8 सब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम है ये, और ये डाउट की फॉर्म में आती है। ये भी नहीं, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, दोनों क्वेश्चन, ये तो आसान है, नेक्स्ट वाला थोड़ा बड़ा है, मे भी शायद ये इंटरलिंक्ड है, मुझे मालूम नहीं है। द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कह रहे जो मैक्सिमम फोर्स है, अगर हम ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करें और ए बी से बड़ा है, इज n टाइम्स, और मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है लिखा हुआ है इसमें इन मैग्नीट्यूड, मैंने स्पेशली बाद में लिख दिया मैक्सिमम रिजल्टेंट के आगे इन मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड इज n टाइम्स द मिनिमम रिजल्टेंट। अब ये क्या चक्कर है, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिनिमम रिजल्टेंट, क्या है ये, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछता हूं कि एक बॉक्स है, 2 स्टूडेंट को बुलाया और कहा इसके ऊपर फोर्स लगाओ, एक लगाएगा 10 न्यूटन, एक लगाएगा 5 न्यूटन, तो बोलो वो किस डायरेक्शन में लगाएं कि बॉक्स पे फोर्स मैक्सिमम लगे? इन सेम डायरेक्शन। कितनी लगेगी? 10 और 5 15। कोई डाउट इसमें? और जो नहीं सुन रहे उनको भी क्लियर है? ठीक, मैंने क्या बोला कि 2 स्टूडेंट्स हैं और एक बॉक्स को खींच रहे हैं विद 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो मैक्सिमम फोर्स बॉक्स पे कब लगेगी? जब 2 फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, 15। और मिनिमम फोर्स कब लगेगी? जब एक आगे खींचेगा और एक पीछे, तो 10 - 5 5 न्यूटन, राइट? तो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स कब आती है? जब मैक्सिमम तब आती है जब एंगल 0 होता है 2 फोर्सेस के बीच में, और मिनिमम कब आती है? जब एंगल 180 होता है। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आता है? जब ना ए चेंज हो सकता है ना बी। एंगल बोलो कितना एंगल लें कि आर मैक्सिमम आ जाए? आप बोलेंगे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लें, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, कि 1 से ऊपर नहीं हो सकती 1। जब यहां 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो a प्लस बी। तो ये तो आपने लॉजिकली वैसे ही बता दिया, a प्लस बी। और मिनिमम के लिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, और कॉस थीटा की मैथ्स में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, जो कि लॉजिकली आपने अपने कॉमन सेंस से वैसे ही बता दिया कि 2 फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं a एंड b, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी? a प्लस बी, मिनिमम फोर्स क्या होगी? a माइनस बी। कोई डाउट इसमें? पर मैथमेटिकली मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा मैक्सिमम रिजल्टेंट इज n टाइम लीस्ट रिजल्टेंट। तो अगर a और b 2 फोर्सेस हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट बोलो कितना है? a प्लस बी। मिनिमम रिजल्टेंट बोलो कितना है? a माइनस बी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? a प्लस बी इज n टाइम्स a माइनस बी। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? मुझे निकालना क्या है फिर? एक ही क्वेश्चन तो क्लियर हो गई, जो गिवन है ये गिवन है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं अगर थीटा एंगल है
ए और बी के बीच में, तो मुझे थीटा ही निकालना है बेसिकली, कॉस थीटा ये प्रूव करना है इसके इक्वल है, और ये गिवन है देयर रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट इज हाफ द सम ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। सम ऑफ वेक्टर इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए प्लस बी। तो सेकेंड कंडीशन जो मुझे गिवन है वो ये गिवन है कि रिजल्टेंट इज हाफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, और सम ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए प्लस बी। कोई डाउट इसमें? दो चीजें गिवन है और मुझे कॉस थीटा निकालना है। तो मुझे समझ में आता है कि यहां से कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, पर ऐसे ही नहीं निकालना, मुझे इस फॉर्म में निकालना है जिसमें पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म गिवन है इसको स्क्वायरिंग करते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एन स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एन स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई तो ये टर्म आ गई, ए स्क्वायर और ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर को लेफ्ट लेके आओगे तो ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा 1, और ये क्या बचेगा माइनस एन स्क्वायर। ऐसी बी स्क्वायर और इसमें कॉमन लेके आओ बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 और यहां से माइनस एन स्क्वायर, और ये क्या है 2ab, और 2ab यहां से आएगा तो 2ab कॉमन, ये अपनी जगह 1 देगा और ये क्या देगा एन स्क्वायर। ये इक्वेशन कॉमन निकाल के आ गई। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है इसमें। ये टर्म दोनों टर्म में कॉमन है तो 1 माइनस एन स्क्वायर बाहर आ गया और क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। ये टर्म राइट साइड पे ले गए तो माइनस में आ गया। यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक तरफ, ये वाली टर्म इसके नीचे चली गई तो ये टर्म आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, माइनस साइन को एडजस्ट किया किसमें, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे रोक लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेकेंड कंडीशन मुझे क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन मुझे ये गिवन है। ठीक, जो कंडीशन मुझे सेकेंड गिवन है इसको स्क्वायरिंग करो तो ये ऐसे ही आ गया, और ये 1/4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 8ab, ये रहा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, और 8ab cos थीटा माइनस 2ab। तो यहां से 3 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये रहा। इस पूरी टर्म को इसकी जगह पुट कर दिया तो ये टर्म आ गई। यहां से 3 × 2 6 हो गया, और ये 8ab cos थीटा माइनस 2ab। इनमें से ab कॉमन निकाल के 0 से कट गया, ab कट जाएगा तीनों में से, चेक करो कॉमन निकाल के। ab यहां से कट गया तो क्या बचा, ये 3 टर्म बच गई, 8 cos थीटा एक तरफ, 2 राइट की तरफ और ये इस तरफ। सिंप्लीफिकेशन, यहां से एलसीएम लिया एन स्क्वायर माइनस 1, तो 2 × एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 × एन स्क्वायर प्लस 1, इसे ओपन किया, ओपन करके आपके पास ये टर्म आ गई 8 cos थीटा की सिंप्लीफिकेशन से। 8 नीचे चला गया तो 1/8 हो गया, -4 कॉमन आ गया तो ये एन स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, 4 और 8 कैंसिल तो आंसर आ गया। क्वेश्चन ये राइज होता है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसे स्क्वेयरिंग करके एक दूसरे में पुट करना है। अब लग गया पता, बस उस दिन को लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर, पर कभी कभी देखो कंपटीशन में तो नहीं आता ये। एनसीईआरटी में स्कूल का टीचर कभी कभी ना 26 क्वेश्चनों में से या 24 में से एक, उनको आदत होती है ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाना कि ये डालेंगे ताकि लोग ना फुल बटा फुल ना ले लें, बस ये चुन के लाएंगे और ये चुना हुआ क्वेश्चन ऐसा है। प्रोबेबिलिटी कम है, आज तक तो नहीं डाला, बुक्स में गिवन है तो पता ही लगता, कोई टीचर डाल दे, एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे करना है। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मेरे को दोगे मैं भी कम से कम 10-15 मिनट तो लगाऊंगा और फिर वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ धक्का धुक्का करके जैसे आप करते हो तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही दूंगा, बट एक स्मूथ में हो जाएगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो मतलब आप नॉर्मल हो अगर ऐसा सोचते हो, मैं भी नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, मैं होता तो मैं भी सोचता हूँ कि यार ये क्या कहानी है, यार ये तो हो गया पूरा, ठीक है, इट्स ओके। बट ऐसा है ना, हमने एक बार देख लिया इस क्वेश्चन को, आना तो है नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चन हमें एक्सेप्शनल करने पड़ते हैं यार, पता नहीं किस्मत ही खराब कह लो यार, उस दिन आ जाए, अब पता ही ना लगे क्या करना है। अब कम से कम कुछ तो पता है, गिवन तो पता ही है कि क्या करना है, स्क्वेयरिंग करके पेपर में कुछ तो करके ही आएंगे,
बस ये वो क्वेश्चन है। तो ये रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है नहीं वैसे, राइट। तो 10 में से एक क्वेश्चन तो निकल ही आता है ऐसा। आदत पड़ चुकी होगी, 9th-10th में भी चलता ही रहता है ऐसा। तो ना 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 ना, एडवांस स्टार्ट भी नहीं होता वेक्टर से। एडवांस तो ये तो 2 महीने जो कोर्स है वहां से स्टार्ट नहीं होगा एडवांस, तो बहुत दूर है, तो स्टार्ट ही नहीं करते। इंजन नहीं स्टार्ट होगा उनका तो यहाँ तक, तो वो तो पूरी एंड में से डालते हैं क्वेश्चन पेपर सारा। मेंस में मेरी वेक्टर आता बहुत कम आता है, एक आध क्वेश्चन किस्मत अच्छी है तो आ जाएगा। मैंने बोला तो था। नीट, हाँ नीट में आएगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ जाएगा उनको, बस इतना की, बहुत बेसिक। हाँ तो नीट में यूनिट वेक्टर निकाल दो, बहुत तो फिर कहा ये क्या करा रहे हो, टूल है। कैलकुलस कितना का आता है आपने देख लिया, बट जितना हमने किया उसके मुकाबले आपको कैलकुलस अब इजी, कंफर्टेबल रहते हो आप। ऐसी वेक्टर का मैंने बोला था ना, कैलकुलस और वेक्टर जितने स्ट्रांग होंगे बस फिर आराम से बैठो, फिजिक्स स्ट्रांग ही स्ट्रांग है, इसको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक ब्रेन की प्रैक्टिस चल रही है। क्वेश्चन तो स्कूल के अंदर वही आना है, स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आएगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल। हाँ तो उसमें क्या है, एनसीईआरटी में क्या करना है, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया एनसीईआरटी, इतना ही आना है। बट हमारा टारगेट सिर्फ वो नहीं है ना कि स्कूल के 2 क्वेश्चन करने हैं, हमने दिमाग भी तो चलाना है। तो ये ब्रेन क्या एक्सरसाइज है, दिमाग गर्म हो रहा है, चलेगा। मैंने बोला था ना चलेगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक।